गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। चलिए कल तक हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हिंदी निबंध विकास की दशाएं। ठीक है, मतलब हिंदी निबंध का विकास काल ये पढ़ रहे हैं हम। कल हमने देखे थे कि हिंदी निबंध के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग आपने लिख लिए हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। आप वो क्वेश्चन देख के सारे आंसर कंप्लीट कर लेना। बुक से कैसे लिखना है वो आपको बता दी है। ठीक है, चलिए पहला है अपना भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बारे में हमने सबसे पहली ही लाइन क्लियर किए थे कि हिंदी निबंध का आविर्भाव मतलब विकास आधुनिक युग में हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग जो है हिंदी निबंध साहित्य का स्वर्ण युग है ना। क्यों स्वर्ण युग है? क्योंकि यही वह युग है जब क्या हुआ था, अंग्रेजी साहित्य से संपर्क हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, प्रचार हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया, वैज्ञानिक सुविधाओं के प्रसार को महत्व दिया गया, प्रेस की स्थापना हुई। प्रेस मतलब क्या बेटा? मीडिया है ना, उसकी स्थापना हुई। समाचार पत्रों का प्रकाशन भी इसी समय हुआ। संचार मतलब कम्युनिकेशन के साधन, आवागमन के साधनों का विकास। यानी ये ही वह समय था जब क्रांति की जो भावनाएं हैं, रोजगार के जो उपाय है, इस युग में प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, चलिए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी निबंध के उद्भव का काल है। उद्भव यानी विकास का समय है। कौन सा युग बेटा? भारतेंदु युग। इसको ऑब्जेक्टिव बना लेना। ठीक है, भारतेंदु के हिंदी साहित्य में ये भारतेंदु कौन है? भारतेंदु जानते हो ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम पर भारतेंदु युग रखा गया। भारतेंदु के हिंदी साहित्य में पदार्पण करते ही मतलब जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया मतलब वहां पे आए, तो उसका प्रत्येक क्षेत्र एक नवीन चेतना से उभर उठा। प्रत्येक क्षेत्र एक नवीन मतलब नई चेतना जागृत होने लगी लोगों के भीतर। भारतेंदु जी एवं उनके युग के अन्य रचनाकारों का निबंध रचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मतलब खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके इसी युग के अन्य जो रचनाकार थे, इन्होंने निबंध रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। और इनके मालूम है ना कि निबंध रचना अब कैसी होगी, ये सारी चीजें होगी ना। यानी भारतेंदु युग में जो भी नए विकास हुए, जो भी चेतनाएं जागृत हुई, उन्हें केंद्र में रखकर ही इस यानी भारतेंदु युग में निबंध रचना की गई। इस युग के अधिकांश जो लेखक होते थे मतलब निबंधकार, अपनी पत्रिकाओं के संपादक होते थे। क्योंकि यही वो समय था, यही वो युग था जहाँ प्रेस की स्थापना हुई। तो प्रेस की स्थापना होने के कारण पत्रकारिता को महत्व मिला, पत्रिकाओं को छापने लगे। अब जब पत्रिकाओं को छापते थे तो इस युग के जो अधिकांश लेखक अपनी ही पत्रिका के खुद संपादक होते थे। इन्हीं पत्रिकाओं में अधिकांश निबंधों का प्रकाशन हुआ। ये जो पत्रिकाएं छपती थी, इन्हीं पत्रिकाओं में निबंध जो है वो प्रकाशित होते थे। इस युग की पत्र पत्रिकाओं में कौन से महत्वपूर्ण है? मतलब भारतेंदु युग में कौन कौन सी पत्रिकाओं का उल्लेख मिलता है या कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की गई? तो कवि वचन सुधा, उद्दंड मार्तंड, हरिश्चंद्र मैगजीन, काशी पत्रिका, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत बंधु, हिंदी प्रदीप। ये इतनी जो पत्रिकाएं हैं वो भारतेंदु युग में ही इनका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था। अब इसमें देखिए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये जो 2 पत्रिकाएं हैं, इनके संपादक खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, उद्दंड मार्तंड जो है वो हमारे हिंदी साहित्य की सबसे पहली पत्रिका मानी जाती है। इसका जो प्रकाशन है हुआ था
हम जो पत्रकारिता दिवस मनाते हैं ना बेटा, शायद 30 अप्रैल या ऐसी कुछ है, 30 जून या 30 अप्रैल, तो उसी समय उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। तो इसी पत्रिका के प्रकाशन से ही हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे बेटा? जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है। काशी पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। आर्य दर्पण, भारत बंधु और हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताई हूँ। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन? ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, इन दोनों के कौन है बेटा? हरिश्चंद्र, खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र। उद्दंड मार्तंड के कौन है? जुगल किशोर शुक्ल। ब्राह्मण के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। और हिंदी प्रदीप के कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। प्रायः इनके संपादक ही इन लेखों के लेखक होते थे, यानी इन पत्रिकाओं के जो संपादक होते थे वो खुद ही अपने लेखों के, मतलब वो जो भी लेख यानी निबंध उसमें प्रकाशित करते थे उसके लेखक वे स्वयं होते थे। अब भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी, यानी भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए उनकी क्या विशेषताएं थी? तो विषय वैविध्य, मतलब विभिन्न प्रकार के विषयों को भारतेंदु युग में स्थान दिया गया। समाज सुधार का प्रबल आग्रह था, यानी इस समय के जो लोग थे, मतलब भारतेंदु युग के, मतलब 1850 से 1920 के, है ना, ये इस समय के जो लोग हुआ करते थे वो ज्यादा किसको महत्व देते थे? समाज सुधार को, यानी समाज में जो भी विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, उसे दूर करने का आग्रह करते थे। उन्नत राजनैतिक चेतना, मतलब लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना को प्रवाहित किया जाता था, मतलब राजनीति की उन्हें बातें बताई जाती थी, राजनीति के षड्यंत्रों से उन्हें परिचित कराया जाता था, जिससे अधिक से अधिक लोग राजनीति को जाने। रोचकता होती थी इस युग के निबंधों में, और मुक्त हास्य व्यंग होते थे, मतलब जो निबंध लिखे जाते थे वो किस शैली में लिखे जाते थे? हास्य और व्यंग शैली में लिखे जाते थे। ठीक है। इस युग के निबंधों की विशेषताएं थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सॉलिड है ना, ये वाला जो भाग जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। क्लियर? तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे बेटा? एक तो मैंने आपको लिखकर भेज दिया है, हिंदी निबंध के विकास को कितने युगों में बांटा गया है लिखिए, है ना, आपको समय भी लिखना है। फिर दूसरा है देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा भारतेंदु युग का। सबसे पहले तो खालिस्तान हिंदी निबंध के उद्भव का काल है, तो भारतेंदु युग, ठीक, पहली लाइन में दिया हुआ है आपका। दूसरा, भारतेंदु युग किस निबंधकार के नाम पर रखा गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, उनको कहते थे बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं लिखकर इस युग के निबंधकार और उनकी एक एक रचना लिखिए। भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं लिखकर इसी युग के 2 निबंधकार और उनकी एक एक रचना लिखिए। ठीक है। तो हमने अभी देखे क्या क्या विशेषताएं थी। इस युग में समाज सुधार का प्रबल आग्रह किया गया। दूसरा, लोगों के मन में उन्नत राजनीतिक चेतना का प्रचार किया गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। मैं आपको खुद लिख कर दूंगी, है ना, आप परेशान नहीं होना, मैं बना दूंगी। ठीक। सामाजिक जीवन की विकृति मतलब कमजोरी
और जर्जर मान्यताओं, जर्जर मतलब घिसी पिटी मान्यता, ठीक है, पर प्रहार करना, मतलब जो रीति रिवाज, जो मान्यताएं बहुत समय पहले से चले आ रहे थे उनको तोड़ना। हमने 11th में एक चैप्टर पढ़े थे कि भलाई सिंहासन, भगवान शिव का सिंहासन थर्राने लगे, पढ़े थे ना हमने ये वाला, उनका शांति दंड टूट जाए, है, एक हिलोर इधर से आए तो दूसरी हिलोर उधर से आए। रीति रिवाजों की भी बात किए थे हमने, उप नियम और उपनियम के सारे बंधन टूक टूक हो जाए, पढ़े थे। तो वो देखो यही है वो जर्जर मान्यताओं पर प्रहार करना, जो पुरानी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, उनको तोड़ना। नवीन प्रवृत्तियों को स्वीकार करना, नवीन प्रवृत्ति मतलब जो नई नई विशेषताएं हैं उनको स्वीकार करना, और भारतीय संस्कृति की उज्जवल परंपराओं को रेखांकित करना। भारतीय संस्कृति की मतलब वो संस्कृति जो हमारे विकास में साधक बने, बाधक नहीं, ठीक है। इस युग के निबंधों की सामान्य प्रवृत्तियां थी, प्रवृत्ति मतलब विशेषताएं थी। अब इसमें भाषा का प्रयोग देखो कैसा होता था, कैसी भाषाओं का प्रयोग होता। भाषा सरल प्रवाहपूर्ण होती थी, मतलब हर एक व्यक्ति उसे आसानी से समझ लेता था। भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग होता था, जिससे कि उसमें रोचकता आ जाती थी, और साथ ही साथ हास्य व्यंग्य का सहारा भी लिया जाता था, ठीक है। इन सब चीजों का सहारा लेकर, मतलब सरल भाषा, मुहावरे, लोकोक्ति, हास्य व्यंग्य, इन सब का सहारा लेकर अपने विषय को और अधिक रोचक और अधिक बोधगम्य मतलब समझने योग्य और प्रभावशील बनाने में अत्यंत पारंगत थे। पारंगत मतलब प्रवीण थे, बनाने में प्रवीण थे। हिंदी की व्यंजना शक्ति के विकास और शैलीगत वैविध्य की दृष्टि से इस निबंध के निबंधकारों का अपूर्व योगदान है। अभी व्यंजना शक्ति क्या होती है, क्या होती है व्यंजना शक्ति? हिंदी साहित्य में शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जस्ट मिनट बेटा, हाँ मैं बता दे रही हूँ ये आपको। जैसे हमने काव्य गुण पढ़े थे ना, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? काव्य गुण 3 प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन से बताइए जरा? प्रसाद गुण पढ़े थे, ओज गुण पढ़े थे, और एक कौन सा था? माधुर्य गुण। हमने जब पहला चैप्टर पढ़े थे तब पढ़े थे ये सारी चीजें, ठीक है। वैसे ही हिंदी में शब्द शक्तियाँ भी होती है, शब्द शक्ति। ये चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए बेटा, है ना। कभी भी यदि आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, या निम्नलिखित में से काव्य गुण कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन रहेंगे, ये 3 और एक दूसरा, तो आपको पहचानते बनना चाहिए, ठीक है। वैसे ही शब्द शक्ति ये भी 3 प्रकार की होती है, ठीक। सबसे पहले व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। दूसरा माधुर्य, इसमें आ जाता है ना, सॉरी, व्यंग्यार्थ, बेटा याद नहीं आ रहा है। व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति काव्य, और चलिए मैं इसे थोड़ा बाद में बताऊंगी ना, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है।
भारतेंदु काल में निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या और पंडित अंबिका दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख हैं। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि भारतेंदु युग की दो विशेषताएं लिखकर इस युग के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो वो दो निबंधकार कहाँ से आएंगे? यहीं से, ठीक है। अब देखिए, यानी कि भारतेंदु युग में कौन कौन से निबंधकारों को रखा गया? तो सबसे पहला नाम तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही आ जाता है, दूसरा बालकृष्ण भट्ट आ गए, फिर प्रताप नारायण मिश्र आ गए, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आ गए, राधाचरण गोस्वामी आ गए, श्रीनिवास दास आ गए, बाल मुकुंद गुप्त आ गए। ये सबसे मोस्ट IMP है, ठीक। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि भारतेंदु युग, भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम, इसे हमने क्या बोल दिए? एक मंडल बोल दिए। ये है सब भारतेंदु युगीन मंडल लेखक, ठीक है, यानी इस युग में आने वाले निबंधकार, ठीक। अब देखिए, हमने ये भी बोले कि उनकी एक एक रचनाएं लिखी। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन किसकी रचना हो गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पांचवें पैगंबर किसकी रचना हो गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कंकण स्रोत किसकी रचना हो गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। समझ आया? बालकृष्ण भट्ट दूसरे हो जाएंगे अपने लेखक, बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता, बाल विवाह, ठेला मेला, मेल ठेला, ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना हो गई। प्रताप नारायण मिश्र की रचना वृद्ध, दांत, पेट, मूछ, भाव, ये हो गई। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना कौन सी हो गई? हिंदी भाषा का विकास। राधाचरण गोस्वामी का यमपुर की यात्रा, श्रीनिवास दास का भारत खंड की समृद्धि, और जो IMP है बाल मुकुंद गुप्त, इनका है शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है। ये समझ आ गया? ये शिव शंभू का चिट्ठा जो है एक अंग्रेज गवर्नर जो था उस पर बनाई गई थी, मतलब व्यंग के माध्यम से इस निबंध की रचना की गई थी, ठीक है। चलो अब आ जाइए द्विवेदी युग। सबसे पहला क्वेश्चन कि द्विवेदी युग का नामकरण किस निबंधकार के आधार पर किया गया? द्विवेदी युग का नामकरण किस निबंधकार के आधार पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभालने के समय से ही यह युग प्रारंभ हो गया। मतलब सरस्वती पत्रिका, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है बेटा आपके। सबसे पहले द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन। या सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय, किस सन में किया? तो 1903 में, ठीक है। किस पत्रिका के संपादन से द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ? तो सरस्वती पत्रिका, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए अपने यहाँ से ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे। इस युग में साहित्य की उन सभी विधाओं का विकास हुआ। देखो, साहित्य की उन सभी विधा, ये विधा तो निबंध ही विधा नहीं बोल रहे हम, और भी विधाएं, जैसे कि उपन्यास भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है, नाटक, संस्मरण, जीवनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन सभी विधाओं का विकास और उन्नति हुई जिनका परिमार्जन भारतेंदु युग में आरंभ हो गया था। मतलब अन्य जो विधाएं हैं इनका जो बीज है वो भारतेंदु युग में बो दिया गया था, और वो बीज जो है पल्लवित होकर, पुष्पित होकर कहाँ फलने फूलने लगा? द्विवेदी युग में। बात मेरी समझ आ गई?
आ गए, ठीक है, कि बीज, इन अन्य विधाओं का बीज तो हमने भारतेंदु युग में ही बो दिए थे। मतलब इनका जो जिक्र है अन्य विधाओं का वो भारतेंदु युग में होने लगा था, और ये वहां से अंकुरित होते होते पूरी तरह से विकसित किस युग में हुई? द्विवेदी युग में। ठीक है, इस युग में विषय शैली आदि सभी दृष्टियों से निबंध साहित्य की उन्नति हुई। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से, मतलब सरस्वती पत्रिका के माध्यम से तत्कालीन लेखकों, तत्कालीन मतलब उसी समय के लेखकों की भाषा को संस्कारित एवं परिमार्जित करने का गुरुतर कार्य किया। गुरुतर मतलब श्रेष्ठ कार्य किया। तो इस युग के सबसे मतलब द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन हुए बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसे कि भारतेंदु युग के कौन थे? बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है, द्विवेदी जी ने, चलो आगे देखें, शब्द प्रयोग मतलब किस प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग करना है, व्याकरण के नियमों, विराम चिन्हों के प्रयोगों और वाक्य विन्यास के नियमों से उन्होंने सबको सुपरिचित कराया। मतलब उन लेखकों को इन सारी चीजों की जानकारी दी। जैसे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ना व्याकरण की, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अन्य लेखकों को इनकी जानकारी दी। हिंदी के माध्यम से ज्ञान का जो क्षितिज है वो विस्तृत मतलब फैलना, विस्तृत करने के लिए द्विवेदी जी ने ज्ञान विज्ञान विषयक अनेक लेख लिखे और लिखवाए भी। मतलब कि हमने भारतेंदु युग में देखे थे कि यहाँ पर समाचार पत्रों का प्रकाशन, पत्रिकाओं का प्रकाशन, प्रेस की स्थापना, वैज्ञानिक सुविधाएं, संचार, आवागमन के जो साधन है ये उपलब्ध होने लगे थे। तो वहाँ के जो निबंध के जो विषय है वो लगभग उसी के जैसे होते थे। समाज में चेतना लाना, लोगों को राजनीति से परिचित कराना, ये सारे विषय उस काल के निबंधों के होते थे। और इस काल में क्या हुआ कि द्विवेदी जी ने इस युग के और जो अन्य लेखक थे, जैसे कि भारतेंदु युग के अन्य लेखक थे जो हमने अभी पढ़े थे, बिल्कुल ऐसे ही द्विवेदी युग के जो अन्य लेखक थे उनको ज्ञान विज्ञान विषयक अनेक निबंध लिखने के लिए कहे। बेकन के समान उन्होंने, ये बेकन जानते हो ना, हमें कहाँ मिले थे, ये परिचित हो ना, मुलाकात हुई थी इनसे, ठीक, स्टार्टिंग में हुई थी, है ना। बेकन के समान उन्होंने निबंध में विचारों को प्रमुखता दी और बेकन रचनावली के नाम से निबंधों का अनुवाद किया। ये बेकन रचनावली जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, हिंदी गद्य को व्यवस्थित रूप देने और हिंदी साहित्य को बहुआभासी क्षमताओं से भरने का काम द्विवेदी जी की ही देन है। ठीक है, इस युग में निबंधकारों ने अन्य भाषाओं से अनुवाद कर मतलब और भी जो अन्य भाषाएं थी जैसे अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, संस्कृत, इस प्रकार की जो भाषाएं थी उनका अनुवाद कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मतलब उनका अनुवाद किस भाषा में किया? हिंदी में। तो हमारा जो हिंदी साहित्य है वो और अधिक समृद्ध होने लगा। व्यास शैली का प्रयोग किया। देखो व्यास शैली हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका प्रयोग करते हुए लेखकों ने व्यंग विनोद के माध्यम से सूक्ष्म और गंभीर विषय को प्रस्तुत किया। सूक्ष्म और गंभीर, जो साधारण लोगों को के समझने की बात नहीं होती, बिल्कुल छोटी से छोटी और गंभीर से गंभीर विषयों को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया। द्विवेदी जी ने दो श्रेणियों के निबंध लिखे, मतलब दो प्रकार के निबंध लिखे। एक लिखे मनोरंजक, जो हमारा मनोरंजन करते थे, और दूसरा विचारात्मक, जिसमें हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती थी। इस दो प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे। जहां एक और इनके मनोरंजक निबंधों में उत्फुल्लता मिलती थी, मतलब खुशी मिलती थी, वहीं दूसरी ओर इनके विचारात्मक निबंधों में गंभीरता के दर्शन होते थे। यानी अब विचारात्मक निबंध मतलब गंभीरता। साहित्य की महत्ता, अब ये देखिए किसकी रचना है ये? साहित्य की महत्ता, विचार विधि और मेघदूत, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे आदि इनके उल्लेखनीय निबंध है। तो ये देखो, साहित्य की महत्ता आपको पूछ सकता है बेटा, विचार विधि पूछ सकता है कि ये किसके निबंध है। ठीक है,
अब हम ये देखेंगे कि द्विवेदी युग में और किन किन निबंधकारों को स्थान दिया गया। तो अब देखिए, द्विवेदी युग में द्विवेदी मंडल के और कौन कौन से निबंधकार हुए? सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, ठीक है, पद्मसिंह शर्मा, गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहबरी आदि। ठीक है। अब द्विवेदी युग के जो निबंधकार थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण हो गए सरदार पूर्ण सिंह। इनकी जो मोस्ट आईएमपी रचना है सच्ची वीरता और कन्यादान। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव। पढ़े थे हमने, ये पढ़े थे लास्ट ईयर कहानी में, काहे में पढ़े थे, लास्ट ईयर पढ़े थे हमने, है ना। फिर माधव प्रसाद मिश्र का सब मिट्टी हो गया। ठीक। श्याम सुंदर दास का समाज और साहित्य, पद्मसिंह शर्मा का पद्मराग। ठीक, इतने ही देखना है हमको। ठीक है, चलिए आगे कल। ठीक, मैं इसके क्वेश्चन बना दूंगी बेटा और आंसर भी बना दूंगी, आप लोगों से लिख लेना। पहले के पूरे लिख लिए ना। देखो आप लिखते जाइए तो आपको बर्डन नहीं होगा और बेटा समझने में आसानी जाएगी, क्योंकि अभी मैं जब तक ये पढ़ाऊंगी व्याकरण तो इसे मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, अभी मैं बोर्ड का सहारा नहीं लूंगी। ठीक है, आप समझो। और एक चीज, यदि कोई प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स पे यदि आप मुझे कमेंट करके देंगे तो मैं अगले जो वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक, तो वो आपको भी और अन्य छात्रों को भी उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ओके बेटा, बाय।